गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं राहुल आपके साथ। ये है बिग चाय शो और आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर खास संवादों के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल कुमार हरलाल का। मैं सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ गोयल हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, वर्ल्ड हार्ट डे की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सीवीडी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि वर्ल्ड हार्ट डे के लिए आपने कहा कि हर साल 29 सितंबर को हम मनाते हैं, तो इसका जो मुख्य जो मोटो है वो यही है कि जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है उसके लिए लोगों को अवेयर करना। अब ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होती है? जैसे कि नाम बताता है कार्डियोवैस्कुलर, ये जो भी बीमारियां जो हार्ट से और वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होती है। वेस्कुलर का मतलब होता है कि जो ब्लड की जो वेसल्स होती है, जो धमनियां हम कहते हैं, वो शरीर में कहीं भी हो, जो कि अपने ब्रेन से लेकर जो पेट तक की जो वेसल्स होती है उनकी जो बीमारियां हैं, जैसे कि ब्रेन के अंदर स्ट्रोक या लकवा होता है, पैरों के अंदर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं, या किडनी की नसों की बीमारियां हैं। तो जहां भी ये जो नसों की बीमारियां हैं जो मुख्यतः उसके अंदर हम देखते हैं, तो उसमें हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट अटैक आता है और जो ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रोक आता है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में बेसिकली हार्ट अटैक, स्ट्रोक और जो भी वेसल्स की जो डिजीज है वो सारी इंक्लूड होती है। और हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो वर्ल्ड वाइड हम देखें तो करीबन 80% से ज्यादा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती है वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण से होती है। और करीबन 18 मिलियन डेथ है, रिसेंट जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 18 मिलियन डेथ हर साल वर्ल्ड वाइड है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण से होती है। राइट डॉक्टर साहब। सर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, कई तरह के रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं। हम ग्रोसली इसको दो भागों के अंदर बांटते हैं, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर हम जिसे बोलते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके हम जो बीमारी होने की जो संभावना है उसको हम कम कर सकते हैं। तो मॉडिफाइबल के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो स्मोकिंग होती है। जो स्मोकिंग है वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, जैसे लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह लेते हैं वो भी हो सकती है, या जो च्यूएबल जो टोबैको है वो भी हो सकती है। उसके अलावा होती है फिजिकल इनएक्टिविटी या शारीरिक निष्क्रियता हम जिसे बोलते हैं। आजकल जो लोग हैं मैकेनिकल लाइफ में हो गए हैं, वॉकिंग वगैरह बहुत कम हो गई है, सब कुछ मशीनों पे हो गया है, तो उसके कारण से जो शारीरिक निष्क्रियता है वो हो गई है। इसके अलावा हो गई अनहेल्दी डाइट हो गई है, जो जंक फूड है वो सब ज्यादा लेते हैं, हेल्दी फूड कम लेते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा पेशेंट के अगर साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो रिस्क फैक्टर रहता है। कोलेस्ट्रॉल है, और अगर वजन ज्यादा है, ओबेसिटी या ओवरवेट है, तो ये सारे के सारे जो ग्रोसली रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। अगर अपन इनको कंट्रोल करें तो 20-25% तक जो रिस्क होती है वो हार्ट की और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज की कम कर सकते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ये वो होते हैं कि जिन्हें आप हैबिट्स में या लाइफ स्टाइल में चेंज करके चेंज नहीं कर सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैमिली हिस्ट्री, कि अगर आपके फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स है, जैसे फादर है, मदर है, अंकल है, अगर इनके अंदर आपके हार्ट की प्रॉब्लम है या स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, वो भी एक दशक पहले होती है। इसके अलावा जेंडर होता है, जैसे कि जो मेल सेक्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें महिलाओं के बजाय कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की रिस्क ज्यादा होती है, स्पेशली 45 से 50 साल पहले। उसके बाद में दोनों में एक समान होती है। एज होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्ट अटैक की इनकी रिस्क बढ़ती जाती है। और एक जो इंडिया के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट दूसरी कंट्रीज में इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रेस। रेस का मतलब जो आपकी ओरिजिन होती है, जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहाँ अलग अलग एथनिसिटी रेस के पॉपुलेशन होती है। वहाँ एशियन ओरिजिन के भी मिलते हैं, अफ्रीकन ओरिजिन के भी हैं, नेटिव अमेरिकन भी हैं। तो ऐसा देखा गया स्टडीज में कि नेटिव अमेरिकन के बजाय जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग हैं या एशियन ओरिजिन के लोग हैं उनमें कार्डियक डिजीज की संभावना ज्यादा है। तो ये जो मुख्य तौर पर 4-5 जो कारण है वो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, कि इनके साथ में आप बर्थ लेते हो, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये भी हार्ट अटैक और दूसरी बीमारियां बढ़ाने में मददगार होते हैं। जबकि जो मॉडिफाइबल्स होते हैं उनको आप लाइफ स्टाइल में चेंज करके हार्ट की जो बीमारी है उनको कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं सीवीडी के पेशेंट्स की बात करूं तो व्हाट इज द बर्डन, कितने लोग सालाना इससे ग्रसित होते हैं? जैसे वर्ल्ड वाइड जो अभी लेटेस्ट डेटा ये कहते हैं कि करीबन 18 मिलियन 17.9 मिलियन जो लोग हैं वो हार्ट की और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से मरते हैं। उसमें भी 80% से ज्यादा है वो दो मुख्य कारण हैं, जो स्ट्रोक और जिसे लकवा कहते हैं सामान्य भाषा में, और हार्ट अटैक है, उनसे मरते हैं। और ये जो डेथ होती है उनमें से भी 3/4 से ज्यादा जो है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर है, यानी इंडिया जैसी कंट्रीज में है। और इंडिया में अगर बात करें
तो हर 4 डेथ में से जो 1 डेथ होती है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण से होती है, जो बेसिकली स्ट्रोक और हार्ट अटैक से होती है। तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन से अपन उसको मल्टीप्लाई करें तो बहुत लंबा इसमें रहता है, और इसमें अगर देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, उनको अगर कंट्रोल करें तो इनमें काफी हद तक अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और Right. शुरू के अंदर जो वर्ल्ड हार्ट जो फेडरेशन ने जो वर्ल्ड हार्ट डे का जो कंसेप्ट आया था, उनका भी यही था कि 20 से 25 सालों के अंदर अगर अपन इन डेटा को 25% कम कर पाए अवेयरनेस के जरिए, तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होगा। उसी के लिए ये वर्ल्ड हार्ट डे हर साल मनाया जाता है। राइट सर। सर इतना बड़ा रिस्क है सीवीडी का, तो इसका कारण क्या है? कारण जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 2 तरह के इसमें बेसिकली रिस्क फैक्टर रहते हैं कि एक तो मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल हैं। ये दोनों ही मिलके, जैसे अगर कोई पर्सन है उसके अंदर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है, जैसे कि वो अगर मेल है, 60-70 साल का है, इंडियन ओरिजिन का है और उसकी फैमिली हिस्ट्री है, तो बाई बर्थ ही उसकी दूसरे लोगों से हार्ट की प्रॉब्लम की संभावना ज्यादा है। अब उसके साथ साथ उसकी खुद की लाइफ स्टाइल ऐसी है, जैसे उसका वजन ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर है जो कि अनकंट्रोल्ड है, वो कुछ आईटी जॉब टाइप का करता है, सुबह से शाम तक कंप्यूटर पे बैठा रहता है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, स्मोकर्स है, तो ये सारे के सारे मिलके और हार्ट अटैक की नींव रखते हैं। तो बेसिकली हार्ट अटैक के अंदर या जो भी कार्डियक वेस्कुलर डिजीज हम बोलने चाहिए प्रो टर्म में, जिसमें स्ट्रोक और हार्ट की दोनों की आती है चीजें आती है, तो इसमें शुरू में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हम बोलते हैं। तो उसके अंदर जो नसें होती है शरीर की या ब्रेन की या हार्ट की, उसके अंदर जमाव शुरू हो जाता है फेट का, स्मूथ मसल्स वगैरह जो दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उन सबका जमाव शुरू होकर वो स्टिफ हो जाती है और उनका जो डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद में कोई भी उसके ऊपर एक्यूट जो इंजरी रहती है, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई उसके अंदर अल्सर बन के और उसके अंदर ब्लड फ्लो जम जाता है, तो वो क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, अवरोध कर देते हैं। उसके कारण से ही अटैक है या स्ट्रोक है वो होते हैं। तो इन सब के अंदर जो बेसिक थीम होती है वो ब्लड वेसल्स की नैरो होना और उसके बाद में उससे इंजरी होना, तो ये सब है, ये सारे रिस्क फैक्टर बनके और ये परिणाम उसके आगे आते हैं। जी डॉक्टर साहब, इज देयर एनी साइन ऑफ हार्ट अटैक? कैसे पता चलेगा, कोई सिम्टम्स अगर हम समझ पाए? हाँ देखिए, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हार्ट अटैक आता है वो सिम्टोमेटिक ही होता है। बहुत कम केसेज होते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं कि साइलेंट एमआई आ गया उसको। तो ज्यादातर टाइम में जो हार्ट अटैक, जो मेजर हार्ट अटैक होता है, वो पिछले 5 से 7 दिन तक वार्निंग साइंस देता है। कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उसको पिक करके हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उसको प्री अटैक वाली कंडीशन के अंदर डायग्नोज करके ट्रीट कर देते हैं, तो हार्ट को डैमेज नहीं हो पाता है। और ज्यादातर लोग जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करने के बाद में जब उनकी काउंसलिंग करते हैं तो हमें पूछते हैं कि भाई 5-7 दिन से आपको ये चल रहा था क्या? तू बताता है कि हाँ ये चल रहा था, लेकिन हमने इग्नोर किया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साइन होता है हार्ट अटैक का वो चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है। छाती में जो दर्द होता है, हम पेन बोलते हैं, वो एकदम से पेन भी हो सकता है या डिस्कम्फर्ट जैसा भी होता है। मोस्टली ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट के अंदर होता है। ये भ्रांति रहती है कि हार्ट लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही पेन होगा, वो हार्ट के कारण से ऐसा नहीं है। जो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो मोस्ट कॉमनली सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट के अंदर होता है। दोनों शोल्डर में जा सकता है, दोनों भुजाओं के अंदर जा सकता है, जबड़े तक हो सकता है और यूं नाभि तक भी हो सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। इसके अलावा साथ में सांस फूलना है, कभी पसीना आना, घबराहट होना या कमजोरी लगना या कई बार थोड़ा चक्कर आना, लाइट हेडेडनेस लगना, ये सारे इसके सिम्टम साइंस होते हैं हार्ट अटैक के। राइट सर। सर स्मोकिंग और हार्ट डिजीज की अगर मैं बात करूं तो हाउ आर दे लिंक्ड? स्मोकिंग है मल्टीपल टाइप से हार्ट रिलेटेड और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड होती है। पहली चीज क्या करती है कि जो स्मोकिंग होती है, तो मैंने आपको बताया कि जो मेन मैकेनिज्म होती है हार्ट डिजीज की या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, उसके प्रोग्रेशन के अंदर ये हेल्प करती है, यानी जो नसों के अंदर डिपोजिशन होता है उसमें हेल्प करती है। सेकंड चीज होती है स्मोकिंग में, जो स्मोकिंग में निकोटिन होता है, निकोटिन से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। तीसरी चीज क्या होती है कि जमाव के अलावा जो घाव बनता है नसों में, जिसके कारण से अटैक और ये जो आता है, उसमें भी स्मोकिंग का रोल होता है। फोर्थ चीज क्या होती है कि जो स्मोकिंग होती है वो नसों को सिकुड़न या स्पाज्म पैदा करती है, उसके कारण से भी एक्यूटली स्ट्रोक आना और एंजाइन होना ये है। तो मल्टीपल मैकेनिज्म से स्मोकिंग है वो हार्ट और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उससे कोरिलेट करते हैं। राइट सर। सर डाइट की बात करें तो वो कैसे अपना रोल प्ले करती है हार्ट डिजीज में? देखिए, जो डाइट का है काफी सप्लीमेंट्री रोल रहता है हार्ट के अंदर, वो हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के अंदर भी और हार्ट डिजीज होने के अंदर भी है। जैसे कि अनहेल्दी डाइट की अपन बात करें तो अनहेल्दी डाइट का मतलब वो हो गया जिसमें कि एनिमल फैट ज्यादा है, स्पेशली रेड मीट वगैरह है वो उसके अंदर ज्यादा है। ऐसी डाइट है जिसमें जंक फूड है जो कैलोरी हाई देती है लेकिन जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। ऐसी डाइट है जिसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है वो कम है।
साल्ट इंटेक है वो ज्यादा रहता है, तो सॉल्ट होता है वो बीपी भी बढ़ाता है और स्टिफनेस भी ब्लड वेसल्स की बढ़ाता है। एल्कोहल है उसके अंदर ज्यादा है। तो ये सारी अनहेल्दी डाइट होती है। इन सब को अवॉइड करके, जैसे कि डाइट है जिसमें फ्रूट वेजिटेबल्स ज्यादा हो, एल्कोहल की मात्रा मॉडरेट हो या बहुत ही कम हो, स्मोकिंग कम है, और नमक है उसकी मात्रा, साल्ट की मात्रा कम है, तो ये सब अगर ये प्रोटेक्टिव डाइट के अंदर आती है। तो ये सब है जो इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के, इन सब को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और इनडायरेक्टली हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। राइट सर। सर, अगर महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स की बात करें तो ये कितने डिफरेंट हैं? देखिए, कुछ परसेंटेज के अंदर दोनों में सिमिलर होता है, बट स्पेशली जो एल्डरली फीमेल्स होती है, जो 50-60 साल से ज्यादा की एज की फीमेल्स होती है, तो कई बार उनके अंदर है जो सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसमें मैंने 3 या 4 जो मेजर सिम्टम्स बताए, उसमें जैसे पेन की हम बात करें तो जो महिलाओं में दर्द होता है, एक तो हम मानते हैं कि भाई महिलाएं दर्द के लिए ज्यादा टाइम फील होती है, वो बताती नहीं है। दूसरी बात क्या होता है कि महिलाओं में कई बार पेन होता है वो डिफ्यूज और एटिपिकल टाइप का पेन बोलते हैं, जैसे कि टिपिकल चेस्ट में नहीं होके कई बार उनके शोल्डर्स के बीच में भी पेन हो सकता है, कई बार कंधों में, भुजाओं में या गर्दन में भी दर्द होता है, जिसको कई बार स्पॉन्डिलाइटिस का पेन इग्नोर कर देते हैं। दूसरी बार कई बार जो महिलाएं होते हैं उनमें इंडाइजेशन या वॉमिटिंग वगैरह इस तरह करके भी हार्ट अटैक है वो प्रेजेंट कर सकता है। या कई बार उनके अंदर खाली पसीने आते हैं, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना। तो ये चीजें महिलाओं में और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इस तरह के प्रेजेंटेशन भी हार्ट अटैक के होते हैं। सर, क्या ये हार्ट डिजीज जो हैं ये अनुवांशिक होती है? हाँ, अनुवांशिक का मतलब जैसे मैंने बताया कि एक कई बार कुछ फैमिलीज के अंदर भी ये हो सकती है, और दूसरी बात जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो भी इसको प्रीडिस्पोज करती है। अगर किसी के अंदर जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं हम जिसको, जैसे फादर है, मदर है, अगर उन दोनों के अंदर या उनमें से किसी एक में भी अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें एक दशक पहले आती है। दूसरी बात, हार्ट डिजीज नहीं भी है तो जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हार्ट डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर वो है तो भी दूसरी पीढ़ी के अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको यही कहते हैं कि भाई आप जल्दी ही, जैसे आप 30 को जब भी क्रॉस करते हो तब से आप रेगुलर एटलीस्ट एनुअली है आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक जो भी प्रोफाइल होती है उसको आप चेक कराएं। तो अगर आप उनको जल्दी डिटेक्ट करोगे या जल्दी कंट्रोल कर लोगे तो आगे हार्ट की प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, हाइपरटेंशन, अगर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज की बात करें तो इनके बीच क्या है कनेक्शन? देखिए, जो ब्लड प्रेशर जैसे जनरेट होता है, जो ब्लड होता है वो ब्लड जो धमनियां होती है उनके थ्रू रन करता है, और हार्ट होता है वो पंप करके ब्लड को उसके थ्रू फ्लो करवाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो छोटी छोटी धमनियां होती है वो ठीक हो जाती है, तो ब्लड को पंप करने के अंदर उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि जो हार्ट होती है उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है, और फाइनली वो हार्ट की मोटाई बढ़ के हार्ट फेलियर हम बोलते हैं, तो वो भी हो जाती है, जैसे हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो एक तो हार्ट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर जो रहता है वो ब्लड वेसल्स होती है वो ठीक होके वो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रोग्रेस करती है, जो कि एक हार्ट अटैक की एक मैकेनिज्म है। तो इस तरह की जो मल्टीपल मैकेनिज्म्स होते हैं। दूसरी बात, ब्लड प्रेशर रहता है वो किडनी को भी डैमेज करता है, किडनी डैमेज होती है तो वो हार्ट को अफेक्ट करती है। तो ब्लड प्रेशर का जो लिंक होता है हार्ट से वो मल्टीपल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो अगर ब्लड प्रेशर को इनिशियली स्टेज में ही कंट्रोल किया जाए तो आगे वो हार्ट के डैमेज को रोकता है। सर, वर्ल्ड हार्ट डे की हम बात कर रहे हैं, तो आज जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं इस वक्त, क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कि इस बार की जो थीम है वो है बीट हार्ट डिजीज, यानी हार्ट की जो बीमारियां हैं उसको आपको बीट करना है। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको फॉलो करें। यानी अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप 30 साल की उम्र के बाद में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल है, इसका एनुअली आप चेकअप कराएं। आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें जिसमें आपका जो बॉडी वेट है उसको कंट्रोल रखें। जो बीएमआई हम बोलते हैं, तो उसके अंदर जो बीएमआई है आपकी वो 20-22 से कम होनी चाहिए। वीक के अंदर कम से कम 3-4 से 5 दिन आप आधा से पौन घंटा है ब्रिस्क वॉक है, एरोबिक एक्सरसाइज है, उसको फॉलो करें। स्मोकिंग को किसी भी फॉर्म के अंदर आप अडॉप्ट नहीं करें। अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो मिनिमम अमाउंट के अंदर लें। हेल्दी फूड लें। और अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो अभी साइंस इतनी एडवांस है कि अगर आप टाइमली डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करेंगे, उसका ट्रीटमेंट लेंगे, तो आप अच्छी खुशहाल लाइफ है, क्वालिटी लाइफ है वो जी सकते हैं। तो अगर आपकी बीमारी है तो आप जल्दी मेडिकल हेल्थ को अटेंशन लें। बीमारी नहीं है तो उसके बचने के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, तो हम डेफिनेटली हार्ट डिजीज को बीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हेल्दी हार्ट से जुड़ी बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की। बहुत आभार आपका, और वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।
इट्स ऑलवेज बेटर अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या चेस्ट पेन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, वैसे कोई सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें टू कीप योर हार्ट हेल्दी। मैं हूं राहुल, धुन बदल के तो देखो।